अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रतन सिंह के लिखे हुए अफसाना मन का तोता। मन का तोता इंसानी ख्वाहिशों के इर्द गिर्द घूमता है। मन का तोता इसमें कहा गया है इंसानी ख्वाहिश को। इंसान के दिल में हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। इसी बात को इस अफसाने में बताया गया है। सबसे पहले हम रतन सिंह की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ाऊंगे मन का तोता और इसके सारे मुश्किल सवालों जवाब कराऊंगी। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छी तरह समझें ताकि आपको एग्ज़ाम में एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रतन सिंह की पैदाइश 1927 ईस्वी में हुई है। रतन सिंह ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। रतन सिंह कहाँ पैदा हुए? ज़िला सियालकोट में। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बाद में दिल्ली चले आए और कुछ अरसा लखनऊ में रहे। इनकी पहली कहानी मम्मी तुम एक दीवार हो 1953 यानी 1953 में शाया हुई। इनकी पहली कहानी मम्मी तुम एक दीवार हो 1953 में शाया हुई। 1969 यानी 1969 ईस्वी में इनके अफसानों का पहला मजमुआ पहली आवाज़ मंजर आम पर आया। इसके बाद इनके कई अफसानों के मजमुए शाये हुए जिनमें पिंजरे का आदमी, मानक मोती और काठ का घोड़ा शामिल है। ये सब इनके अफसानवी मजमुए हैं जिनमें पिंजरे का आदमी, मानक मोती और काठ का घोड़ा शामिल हैं। सुबह की परी बच्चों की कहानियों का मजमुआ है। इन्होंने बच्चों के लिए भी कहानी लिखी है। बच्चों की कहानियों का मजमुआ सुबह की परी है। उन्होंने उर्दू में बाज़ पंजाबी अफसानों और नावलों के तर्जुमे भी किए हैं। अब कुछ पंजाबी अफसानों और नावलों के तर्जुमे भी उन्होंने उर्दू में किए हैं। रतन सिंह का ताल्लुक़ भी अदीबों की इस नस्ल से है जो तरक्की पसंद तहरीक के साथ जहनी और नज़रियाती वाबस्तगी रखते थे। रतन सिंह भी किससे जुड़े हुए थे? तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। इन दिनों रतन सिंह का मुस्तकिल क़याम नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। अब अभी वो कहाँ रहते हैं? नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। आइए इनके लिखे हुए अफसाना पढ़ते हैं मन का तोता। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करती हूँ। मन का तोता। एक दिन ये हुआ कि मेरे मन का तोता फुदक कर मेरे जिस्म से बाहर आ गया और मेरे सामने तपाई पर बैठ गया। ये क्या भाई, बाहर क्यों आ गए? मैंने हैरान होकर पूछा। जिस्म के अंदर पड़ा पड़ा मैं बड़ी घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए सोचा कि ज़रा बाहर की हवा खाई जाए। ये कहते हुए वो तपाई से उड़ा और बड़ी मेज़ पर जाकर किताबों के ऊपर बैठ गया और एक किताब को चोंच मारकर उसने खोल दिया। अरे अरे क्या करते हो? किताब है, फट जाएगी। फट जाए तो अच्छा है। इन्हें पढ़ पढ़ कर ही तो तुम मुझे अपनी मर्जी करने नहीं देते। अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। जब इंसान किताब पढ़ता है तो वो क्या करता है कि अपनी मर्जी से नहीं करता। पहले सोचता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तभी करता है। ठीक ही तो कहता हूँ, मैंने कहा। तोते ने मेरी बात अनसुनी करते हुए उड़ान भरी और एक पहाड़ की तस्वीर के चौखट्टे पर जाकर बैठ गया। उसमें एक पहाड़ी नदी पत्थरों के बीच बहती हुई बहुत भली लग रही थी। कुछ देर वो नदी की तरफ देखता रहा और फिर बोला, जिस तरह यह नदी का पानी पहाड़ों के घेरे में बंद होकर नहीं रह सकता, उसी तरह मुझसे भी अब तुम्हारे अंदर नहीं रहा जाता। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैंने एक जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार कर देख ली। तुम्हारे साथ रहकर मेरी तो एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन भाई, मैं तो वही करता हूँ जो मैं अपनी अकल के मुताबिक ठीक समझता हूँ। तुम्हारी अकल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा इसमें दम घुटने लगा है। ये कहते हुए मन का तोता तस्वीर से उड़ा और बाहर की
तरफ खुलने वाली खिड़की पर आकर बैठ गया। खुली हुई खिड़की की रोशनी में मैंने अपने मन के तोते की तरफ गौर से देखा। मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। गले में गहरी नीले रंग की गानी, सुर्ख चोंच, हरे हरे पंख। जैसे क्या देख रहे हो? मन के तोते ने पूछा। यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो और आज मेरा मन दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए मचल रहा है। ये कहते हुए उसने उड़ने के लिए पंख तोले। अरे अरे, कहाँ जाते हो? मैं शाम तक लौट आऊँगा। ये कहते हुए मेरे मन के तोते ने उड़ान भरी और आँख झपकते में आसमान की खुली फिजाओं में पहुँच गया। यूं तो मन का तोता कभी भी मेरे काबू में नहीं रहा। तसव्वुर ही तसव्वुर में ये अनदेखी अनजानी वादियों में भटकता रहा। तसव्वुर यानी ख्यालों की दुनिया में। यह क्या है? अनदेखी अनजानी वादियों में भटकता रहा। कभी घने जंगलों के साये में भटकता फिरता तो कभी साइबेरिया के बर्फीले इलाके में पहुंच जाता। कभी तपते हुए रेगिस्तान में से गुजर कर इसी नखलिस्तान के ठंडे मीठे साये में जाकर लेटा रहता तो कभी किसी पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर पानी की मधुर कलकल को सुनता। पानी के गिरने की आवाज़ जो होती है, जो पानी बहता उसकी आवाज़ को कलकल कहते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो अंदर भगवान की नगरी में पहुंचकर किसी सुरूर की साफ शफाफ पानी में अटखेलियाँ करता रहता। लेकिन ये सब तसव्वुर ही तसव्वुर में होता था। तसव्वुर ही तसव्वुर में ये कई किस्म के अनोखे चेहरे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता। ये कौन है? मैं टोकता। ये तुम्हारे तखय्युल की उपज हैं, मन का तोता कहता। तखय्युल यानी ख्याल। ख्याल में जो इंसान सोचता है वो सब तखय्युल की उपज होती है। मेरा तखय्युल या तुम्हारा अपना फतूर, कुछ भी समझो। जिंदगी में तुम्हारा इन सब से रिश्ता है। नहीं, ये मेरे कुछ नहीं लगते। क्या तुम खुदा की कायनात से बाहर हो? मन का तोता पूछता। बाहर तो नहीं हूं, लेकिन मैं इनको नहीं जानता। अगर कायनात के भेद जानना चाहते हो तो इन सब को देखो जो मैंने नहीं दिखा रहा हूं। ये कहते हुए वह एक नया चेहरा मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता। या फिर आन की आन में किसी अनजाने देश के अनजाने शहर में किसी पुल पर खड़ा होकर नीचे बहते हुए दरिया का नज़ारा देखने में महू हो जाता। ये सब तो अक्सर होता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा उस दिन हुआ कि वो बजाते खुद मेरे वजूद से बाहर निकल आया और अब पता नहीं खुदा की कायनात में कहाँ भटक रहा था। उस दिन मैं सारा दिन परेशान रहा। इसी परेशानी के आलम में कहीं आंख लग गई तो कंधे के नीचे मेरे बाजू पर पता नहीं किसी चीज़ ने काट लिया। मेरे घर में चूहे बहुत हैं, इधर उधर भी घूमते रहते हैं और फिर कोढ़ करलियाँ भी हैं। पता नहीं किसने मुझे बेसुध पाकर काट लिया। पट्टी कर देने से लहू बहना तो बंद हो गया था, मगर बाजुओं में दर्द काफ़ी होता रहा। इसी परेशानी में किसी न किसी तरह शाम हो गई। बाजू के दर्द से ज़्यादा मुझे मन के तोते की फिक्र थी, इसीलिए आसमान की तरफ आंखें जमाए बैठा था। तभी मेरे मन का तोता धीरे धीरे उड़ता हुआ आया और खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल होकर तपाई पर बैठ गया। मैंने देखा उसका हुलिया बेरंग हो रहा था, पंख नुचे हुए थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कहो कैसी बीती? मैंने उसे दिलासा देते हुए तपाई से उठाकर हाथ की हथेली पर बैठा लिया। कुछ देर तक वो अपनी सांस काबू में करता रहा। जब उसका दम में दम आया तो बोला, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं यहाँ से उड़ा तो बहुत दूर एक बहुत बड़े पेड़ों के झुंड में उतरा। वहाँ तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। पक्षी यानी परिंदे को कहते हैं, उड़ने वाले जानवर। वहाँ अपने भाई बंदों के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस पेड़ पर मैं उतरा था वो भी बड़ा सुंदर था। सुंदर यानी खूबसूरत था।
जिसमें कुछ ठंडक आई तो मैंने चारों तरफ देखा। कबूतर, कौवे, मैना, चिड़िया सभी फुदक रहे थे। तभी मैंने एक टहनी पर तोतों की एक टोली देखी। इनमें एक तोती मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे मन में आया कि इस तोती के पास चलकर बैठता हूँ, कुछ मन बहल जाएगा। अभी मैं उसके पास जाने की बात सोच ही रहा था कि एक तोते की नज़र मुझ पर पड़ गई। पहले तो वो कुछ देर मुझे घूर घूर कर देखता रहा, मगर फिर इसने ऐसी टेंटें शुरू की कि इसके साथ मिलकर बाकी तोते भी टेंटें करने लगे। मेरी समझ में यही ना आया कि माजरा क्या है। इतने में क्या देखता हूँ कि वो सभी तोते एक साथ वहाँ से उड़े और मेरी तरफ झपटे। इनसे घबरा कर मैं ऐसा दुम दबा कर उड़ा हूँ कि कुछ पूछो नहीं। और इन तोतों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। मुझसे तेज भला इस दुनिया में कौन उड़ सकता है। पीछा ना छोड़ते तो क्या करते, मगर तुम बीच में टोको नहीं। ये कहते हुए इसने अपनी रवादाद फिर सुनानी शुरू की। अब मैं पेड़ों के इस झुंड से उड़ा तो उड़ते उड़ते एक दरिया के किनारे पहुंचा। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं कितनी देर तक दरिया के साथ साथ उड़ता रहा। बड़ा मजा आया। आगे गया तो दरिया के किनारे एक बड़ा ही खूबसूरत सा पेड़ उगा हुआ दिखाई दिया। उस पर लगे हुए फूलों से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। दूर से फूल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के सितारे पेड़ पर बैठकर दरिया के बहते हुए पानी को देखकर मन बहला रहे हों। मैं जल्दी जल्दी पंख मारता हुआ जब उस पेड़ के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि इस पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत औरत गहरे आसमानी रंग की साड़ी पहने अपने ध्यान में मगन दरिया की लहरों की तरफ देख रही थी। उसे देखते ही मैं जल्दी से जमीन पर उतरा और तोते का जामा छोड़कर इंसानी जामा पहन लिया और अपने जहन में बहुत से हसीन सपने बुनता हुआ उस पेड़ की तरफ चलने लगा। अभी मैं उससे 10-15 कदम दूरी पर ही था कि उस औरत की बांदी ने मेरा रास्ता रोक दिया। मालिकीन के पास जाने की किसी को इजाजत नहीं। क्यों, क्या बात है? देखते नहीं वो अपने महबूब की याद में किस तरह डूबी हुई हैं? कौन है इनका महबूब? मैंने बेचैन होकर पूछा। देखा तो इसको उन्होंने भी नहीं, बस एक बार सपने में आया था। हो सकता है वो मैं ही हूं, हो सकता है वो मेरी ही बाट देख रही हो। मैं भी ऐसे सपने बहुत देखता हूं। ये कहते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाना चाहा तो ऊंचे फन लहराते हुए 2 सांपों ने मेरा रास्ता रोक दिया। मैंने डर कर झट से अपना कदम वापस ले लिया तो वो सांप भी नजरों से ओझल हो गए। मेरी मालकिन के पास जाकर किस्मत आजमाना चाहते हो तो पहले तुम्हें इस बस्ती में जाना होगा। बांदे ने दरिया से थोड़ा हटकर बसी हुई एक बस्ती की तरफ इशारा किया। वहां हाट लगी हुई है। हीरे मोती बिक रहे हैं, चमकते दमकते जेवर बिक रहे हैं, खूबसूरत मकान बिक रहे हैं। ये सब खरीद कर आओ तो तुम्हें चंद कदम दरिया के किनारे चलते हुए मालकिन से बात करने का मौका मिल जाएगा। और अब जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो। अगर दरिया के किनारे चलते हुए रेत पर बनने वाले तुम्हारे पांव के निशान पानी की लहरों से मिटे नहीं तो मालकिन समझ जाएगी कि तुम ही इसके सपने वाले महबूब हो। ये पांव के निशान ना मिटने का क्या राज है? कोई राज नहीं। सपने में जो महबूब इसके पास आया था उसने अपनी यही निशानी बताई थी। ये कि दरिया के किनारे जब वो मालकिन के साथ चलेगा तो उसके पांव के निशान मिटेंगे नहीं। हाँ, मैंने एक नज़र भरकर मालकिन की तरफ देखा। ऐसा लगता था जैसे मेनका और अरुषि इंद्र का दरबार छोड़कर इस धरती पर आ गई हो, या फिर वो इसी धरती का सबसे खूबसूरत फूल थी। मुझे उसकी खूबसूरती में गुम होकर भूत बनते देखकर उसकी बांदी ने झिंझोड़ा। अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो जल्दी जाओ, तुमसे पहले भी कई लोग जा चुके हैं। अगर वो सब कुछ हासिल करके पहले लौट आए तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। मैंने सोचा किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं
और फौरन चल दिया। जब मैं इस बस्ती में पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि बाजार में बड़ी गहमा गहमी है। पहले ही बाट पर हीरे मोती और सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और इसका मालिक एक ऐसा आदमी था जिसकी गर्दन के ऊपर आदमी के सर के बजाय सांप का फन लहरा रहा था। ये धन दौलत का ढेर कितने का है? मैंने पूछा। धन दौलत की कीमत तो धन तो हो ही नहीं सकता, दुकानदार ने अपनी 2 फाड़ जबान को लहराते हुए कहा। तो फिर ये कैसे मिल सकता है? मिल सकता है, बड़ी आसानी से मिल सकता है। बताओ तो कैसे? सिर्फ एक बार अपने बाजू पर मुझे काट लेने दो, ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। सांप के काटने से मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने वो दौलत का ढेर हासिल कर लिया। इसके साथ ही एक आदमी के जिसका चेहरा जोंक जैसा था जेवर बेच रहा था। इसकी शर्त यह थी कि जो भी इसे एक बार पेट भर खून चूस लेने देगा उसे वो सारे जेवर दे देगा। मैंने जल्दी से जोंक से उसी जगह से खून चुसवा लिया जहां सांप ने काटा था और इस तरह मैंने सारे जेवर हासिल कर लिए। अब मकान की कसर रह गई थी। इत्तेफाक से अगला दुकानदार मकान ही बेच रहा था। जब वो मुझे अपने मकान दिखा रहा था तो इसके चेहरे पर कोयल का चेहरा था और इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली और मीठी थी। लेकिन जब मकान मुझे हर लिहाज से पसंद आ गया और दाम तय करने की नौबत आई तो इस दुकानदार ने अपनी गर्दन से कोयल का चेहरा उतारकर इस पर अकाब का चेहरा लगा लिया। उफ, कितनी भयानक थी उसकी वो शक्ल। इसकी गोल गोल आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। वो भूला, ये धन दौलत और जेवर सब कुछ एक तरफ रख दो और आसमान पर उड़ते हुए इन पक्षियों को गिनो। अगर तुमने सही गिन दिया तो मकान के साथ साथ रुपया पैसा और जेवर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर गिनती गलत हो गई तो मकान तो मिलेगा नहीं, अपने धन दौलत से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैंने इसकी शर्त मान ली और पक्षी गिनकर कहा 20 नहीं 21 और उसने मुझे 21 पक्षी गिनवा कर मेरा सारा धन दौलत समेट लिया। इस तरह मैंने 5 बार सांप को कटवाया, 5 बार जोंक से लहू चुसवाया, लेकिन हर बार ये होता कि पक्षी गिनते वक्त मुझसे गलती हो जाती। मैं गिनता 21 तो पक्षी 22 निकलते, मैं कहता 23 तो पक्षी 24 निकलते। आखिर छठी बार मकान के मालिक को मुझ पर तरस आ गया। वैसे भी वो अपने मकान के 5 गुना दाम तो मुझसे वसूल कर ही चुका था। इसलिए इसने कहा, तेरा इश्क सच्चा है, तेरी ज़रूरत भी बड़ी है, इसलिए पक्षी गिने बगैर ही मैं मकान तुमको देता हूँ। बस फिर क्या था, मैं अपना धन दौलत और जेवर इस मकान में रखकर उल्टे पांव दरिया के किनारे पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि ना तो वो फूलों से लदा पेड़ ही मुझे दिखाई दिया और ना ही वो फूल सी औरत ही वहाँ मौजूद थी। जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी दरिया का पानी था जो कल कल करता हुआ हदे नज़र तक बहता चला जा रहा था। मैं बहुत देर तक वहाँ मायूस सा खड़ा रहा। आखिर सोचा वापस ही चलूं, तभी दरिया के किनारे पर मेरी नज़र गई। किसी के पांव के गहरे निशान बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस औरत को इसका महबूब मिल गया। मैंने सोचा। मेरी नज़र इन कदमों के निशानों का पीछा करती हुई बस्ती की तरफ उठी तो मुझे लगा जैसे मेरे पांव के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही हो। दूर दूर तक किसी बस्ती के कोई आसार नहीं थे। बस एक चटैल मैदान था जो उफक ता उफक फैलता चला गया था। उफक यानी आसमान के किनारे को उफक कहते हैं। अब हैरान होकर ये देखता हूं कि मेरे पांव के नीचे जमीन भी है या नहीं। तो पाया कि जमीन तो है मगर वो दरिया और इसका कलकल करता पानी गायब है। मैं किसी जादू नगरी में पहुंच गया हूं, मैंने सोचा और घबराकर जल्दी से अपने इंसानी जामे को वहीं छोड़ा। फिर वही मन का तोता बनकर उड़ान भरी। अब तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे मन के तोते की कहानी खत्म हो गई तो इसने अपनी गर्दन यूं नीचे डाल दी जैसे बहुत थक गया हो
एक ही हथेली पर उसे बैठाए हुए मेरा बाजू भी थक गया था, इसलिए मैं उसे दूसरे हाथ की हथेली पर बैठाने लगा तो बाजू में दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। क्यों, क्या हुआ? इसने घबरा कर पूछा। जहां तुमने सांप से कटवाया था वहां दर्द हो रहा है। तब तो बहुत सा खून भी शरीर से निकल गया होगा। हाँ, जोंक 6-6 बार चूसेगी तो वो कुछ तो होगा ही। मुझे वाकई बड़ी शर्मिंदगी है, मन के तोते ने कहा, और इसने एक मर्तबा फिर गर्दन नीचे डाल दी। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैंने उसे ढारस बंधाते हुए कहा। हाँ है तो, ये कहते हुए मन का तोता फौरन जिस्म में दाखिल हो गया। अगले दिन सुबह हुई तो क्या देखता हूँ कि वो फिर पहले की तरह 9 ताज़ा व ताज़ा मेरे जिस्म से निकलकर मेरे सामने तपाई पर बैठ गया। फिर उसी तरह फुदकता हुआ पहाड़ की तस्वीर के पास गया और फिर वहां से मुझे कुछ कहे बगैर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। तब से मेरे मन के तोते का यही हाल है। पता नहीं जिंदगी की कौन कौन सी कशिशें हैं जो मेरे मन के तोते को अपनी तरफ बुलाती हैं। पता नहीं कैसे कैसे मीठे सपने अपने दिल में समोए हशाश बशाश वो घर से रोज निकलता है। हशाश बशाश या ताज़ा दम, बिल्कुल खुश होकर वो निकलता है और हर शाम थका हारा मायूस और उदास वापस लौट आता है। और हर शाम क्या है, थका हारा आता है, क्योंकि वो दुनिया की इतनी परेशानी देखता है और इतने चीज़ों से गुजरना पड़ता है कि वो थका हारा उदास वापस लौट आता है। अपने मन के तोते की नई दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए मैं हर शाम तैयार रहता हूँ। ये अफसाना रतन सिंह की लिखी हुई है। अब आइए पहले अफसाना का खुलासा पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब पढ़ेंगे। मन का तोता खुलासा पढ़ते हैं। रतन सिंह ने इस अफसाने में अपने ख्वाहिशात को एक तोते के रूप में पेश किया है। चूंकि ख्वाहिशात इंसानी दिल से पैदा होती है, इसलिए मन का तोता कहकर ये जाहिर कर दिया है कि मन का तोता क्या है। दिल में हजारों ख्वाहिशें पैदा होती हैं, इंसान इनकी तकमील चाहता है। तकमील यानी इसे पूरा करना चाहता है, लेकिन सभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। कहीं अकल आड़े आ जाती है, कहीं समाज और कहीं आसपास के हालात। इन्हीं बातों को मन के तोते ने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बयान की हैं। एक दिन मन का तोता फुदक कर जिस्म से बाहर आ गया और मेज़ पर रखी किताबों के ऊपर बैठ गया और एक किताब को चोंच मारकर इसे खोल दिया। मुसन्निफ ये देखकर कहने लगा, अरे क्या करते हो, किताब फट जाएगी। फट जाए तो अच्छा है, इन्हें पढ़ पढ़ कर ही तो तुम मुझे अपनी मर्जी नहीं करने देते। अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। फिर वो खुली खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। मैं शाम तक लौट आऊँगा। आज मेरा मन दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए मचल रहा है। शाम होने के बाद मन का तोता बेहाल बेरंग वापस आया। मुसन्निफ ने वजह जाननी चाही तो बताया कि यहाँ से निकलकर पेड़ों के एक झुंड में जा पहुंचा, जहाँ एक तोती नजर आई। वो अच्छी लगी। मैं इसके पास जाने की सोच रहा था कि एक तोते की नज़र मुझ पर पड़ गई। इसने टेंटे की तो दूसरे तोते भी टेंटे करके मेरी तरफ झपटे। इनसे घबराकर मैं वहां से उड़ा, एक दरिया के किनारे पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे एक बहुत खूबसूरत औरत नजर आई। मैं उसे देखकर जमीन पर उतरा और तोते का जामा उतारकर इंसानी जामा पहन लिया। इसके करीब जाना चाहता था कि इस औरत की बांदी ने रास्ता रोक लिया और कहा कि मेरी मालिक के पास जाकर किस्मत आजमाना चाहते हो तो पहले बस्ती में जाना होगा। वहाँ हाट लगी है, हीरे मोती बिक रहे हैं, चमकते दमकते जेवर बिक रहे हैं और खूबसूरत मकान बिक रहे हैं। ये सब खरीद कर आओ तो तुम्हें चंद कदम दरिया के किनारे चलते हुए मालकिन से बात करने का मौका मिल जाएगा। मैं किस्मत आजमाने के लिए बस्ती पहुंचा, जहाँ धन और दौलत का ढेर था। तोते ने धन दौलत जेवर और मकान हासिल करने के लिए
उनके मालिक की ख्वाहिशें पूरी की। कहीं बाजू पर सांप से कटवाया, कहीं जोंकों से खून चिसवाया, कहीं एक मकान हासिल करने के लिए आसमान पर उड़ने वाले परिंदों की गिनती 5 बार की। तब जाकर छठी बार मकान मालिक को तरस आ गया। उसने कहा, तेरा इश्क सच्चा है, तेरी ज़रूरत भी बड़ी है, इसलिए अब मैं परिंदे गिने बगैर ही मकान तुमको देता हूँ। ये सब सामान लेकर तोता जब वापस आया तो देखा कि दूर दूर तक इस बस्ती के आसार नहीं थे, बस एक चटियल मैदान था। मन के तोते ने अपनी कहानी ख़त्म की और अपनी गर्दन यूं डाल दी जैसे बहुत थक गया हो। कुछ देर बाद मन का तोता फौरन जिसमें दाखिल हो गया। अगले दिन मुसन्निफ ने देखा कि वो फिर पहले की तरह 9 ताज़ा ब ताज़ा मेरे जिस्म से निकलकर कुछ कहे बगैर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। तब से मेरे मन के तोते का यही हाल है। पता नहीं जिंदगी की कौन सी कशिशें हैं जो मेरे मन के तोते को अपनी तरफ बुलाती हैं। हर शाम थका हारा, मायूस और उदास वापस आता है। आइए मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल एक है, मुसन्निफ ने मन का तोता से क्या मुराद ली है? जवाब लिखेंगे, मन का तोता से मुराद दिली ख्वाहिशात हैं। मन का तोता से मुराद क्या है? इंसान की दिली ख्वाहिश है। इंसान के दिल में हजारों ख्वाहिशें पैदा होती हैं, लेकिन वो सब पूरी नहीं होती। कुछ लोग इन ख्वाहिशात को दबा लेते हैं, कुछ की चंद ख्वाहिशें ही पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। सवाल 2 है, तुम्हारी अक्ल की दुनिया इतनी छोटी है, मेरा इसमें दम घुटने लगा है। तोते ने ऐसा क्यों कहा? जवाब लिखेंगे कि मुसन्निफ पढ़ा लिखा शख्स है, इसलिए वो हर ख्वाहिश को अक्ल की कसौटी पर कसता है और वही करता है जो इसकी अक्ल के मुताबिक ठीक हुआ। इसलिए इसके दिली जज्बात और ख्वाहिशात पूरे ना होने पर तंज़ीन कहा गया है कि अक्ल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा इसमें दम घुटने लगा है। हर शाम मायूस लौटने के बाद भी मन का तोता हर सुबह घर से क्यों निकल जाता है? तो जवाब लिखेंगे, इंसानी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। हर आन नई ख्वाहिश सामने आती है और आदमी एक ख्वाहिश को छोड़कर दूसरी पूरी करने के लिए खड़ा हो जाता है। जैसे मन के तोते के साथ हुआ कि इसने कितनी मेहनत, मुशक्क़त और तकालीफ के बाद धन और दौलत, जेवर और मकान हासिल कर लिए, लेकिन जिस खूबसूरत औरत के लिए उसने ये जतन किए वो फिर भी नहीं मिली। इस तरह हर शाम मायूस लौटने के बाद भी हर सुबह को वो इसलिए निकलता है कि शायद आज इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, मगर ऐसा कभी नहीं होता। गालिब ने बहुत पहले कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इसका अगला मिसरा है कि बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।